ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अवैध खनन पर कब लगाम लगेगी? देश की नदियों का सीना चीरा जा रहा है, लोकतंत्र पर लूटतंत्र हावी होता जा रहा है। कौन से ऐसे लोग हैं जो खनन माफियाओं को सहारा दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं? क्या जिम्मेदारों की नजरों के सामने ये काम हो रहा है और वो आंखें बंद करके बैठे हैं? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमर दर्ज बीजेपी से हैं, नूर अहमद सैफी साहब बीएसपी से हैं, हसीन अहमद सैफी जी हैं, वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। नूर साहब, ब्रेक से पहले आपसे सवाल अधूरा रह गया था। समाजवादी पार्टी का जिक्र आप कर रहे हैं, आरोप उन पर लगा रहे हैं। ये आरोप हम भी लगा रहे हैं और हम भी मानते हैं कि बदस्तूर जो खनन आपके दौर में जारी था वो आज भी जारी है। लेकिन बीएसपी की जब सरकार थी उस दौरान भी खनन माफिया हावी था प्रदेश के तमाम नदियों पर, और आज भी है। क्या कुछ आप कहेंगे? आप सीधी सी बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो भी हमारे यहाँ काम हो रहा था सब कानून के दायरे में हो रहा था। बिना कानून के कोई काम नहीं हुआ हमारे जी सरकार में। किस और तरह आज का कानून का जिक्र आप कर रहे हैं? जिस तरह से जो भी ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट के, उसी तरह से आप ऑर्डर। समझते हैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या है? नहीं, उसी दायरे में, उसी कानून के दायरे में काम हो रहा था। हमारे यहाँ कोई अवैध खनन सुप्रीम कोर्ट खनन कहता नहीं है हुआ केंद्र की मंजूरी के बिना किसी भी नदी में अवैध खनन या अवैध खनन नहीं हो सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो रहा है? क्या केंद्र सरकार इसकी अनुमति देती है? हमारे यहाँ कोई अवैध खनन नहीं हुआ है और आगे भी सरकार आ रही है, उसमें भी नहीं होगा। क्या मौजूदा वक्त में नूर साहब हो रहा है? अब सबके सामने है, अभी तो हो रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, आपको भी पता है, आपने भी वर्कआउट किया है। आपका कुर्ता उजला और हमारे कुर्ते पर दाग। आपका नहीं, मैं आपके ऊपर दाग नहीं लगा रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर दाग नहीं लगा रहा हूँ। ये तो मैं आंकड़े बताता हूँ आपको। आपके कार्यकाल के आंकड़े 2007 से लेकर 2012 तक आपकी सरकार रही है। उस दौरान 1350 मामले ऐसे आए हैं जो गंभीर मामले आए हैं, जिनमें गिरफ्तारियां तक हुई हैं। एक साल में 1350 ये मामले हैं। ये किसी आंकड़े में दर्ज नहीं है, ये मेरे निजी आंकड़े हैं जो मैंने अपने सोर्सेस से निकाले हैं। ये तो सिर्फ एक छोटा सा आंकड़ा मैंने आपको बताया है जो मेरे संज्ञान में है, लेकिन ऐसे ही कई आंकड़े हैं आपके सरकार के दौरान भी। क्या आप मानते हैं कि वाकई में आज जो अवैध खनन हो रहा है वो किसी ना किसी सफेदपोश की शय पर हो रहा है? नूर साहब, मैं समझता हूं हमारे यहाँ कोई भी आदमी इस तरह का नहीं है जो सफेदपोश हो, चाहे क्या वो दूसरी पार्टी में है? दिखाई दे रहा है। आप देखिए, आपने भी वर्कआउट किया है, आपने सब देखे हैं, सब दिखाई दे रहा है। सपा क्या करा रही है? आपके पास सपा और बसपा, सपा और ये बीजेपी दोनों मिलकर आज इस काम को करा रही है। सेंट्रल में वो बैठे हैं, यूपी में सपा बैठी है, दोनों मिलकर करा रहे हैं। उस दौरान यूपी और बसपा ने कराया था केंद्र में। नहीं, उस टाइम नहीं, उस टाइम में आप बैठे थे, उस टाइम नहीं हुआ। ये आंकड़े आपने गलत लिए हैं, जहां से भी लिए हैं। मैं इस बात को नहीं मानूंगा। उस टाइम पे कोई भी अवैध खनन नहीं हुआ है। राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं ना साहब? दस साहब, एक बात का जवाब दीजिएगा। जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है, वो कहता है कि केंद्र की मंजूरी के बिना खनन नहीं हो सकता, चाहे वैध हो या अवैध हो। लाइसेंस लेना होगा, केंद्र की मंजूरी चाहिए। लेकिन अभी आप आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में खनन हो रहा है सरकार की नाक के नीचे, प्रशासन की नाक के नीचे। क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसका उल्लंघन केंद्र सरकार नहीं कर रही है? जब केंद्र सरकार ने मंजूरी दी ही नहीं तो खनन हो कैसे रहा है? ये अवैध खनन हो रहा है। केंद्र सरकार ने कोई मंजूरी किसी खनन करने के लिए नहीं दी है। ये जो प्रदेश की सरकारें हैं, ये अपने माफियाओं के माध्यम से अवैध खनन करा रही है। रही बीएसपी की बात, बीएसपी में एक इकबाल मोहम्मद हैं, सहारनपुर से एमएलए हैं। बिल्कुल, वो पिछले 3 दशकों से, आपकी जानकारी में आप अपने रिकॉर्ड्स में निकाल सकते हैं कि पिछले 3 दशकों से इकबाल अहमद एक इस खनन माफिया में सबसे बड़े माफिया आए हैं। चाहे वो बीजेपी की, बीएसपी की सरकार हो, चाहे सपा की सरकार हो, इन दोनों सरकारों में वो इकबाल साहब खनन माफिया करते हैं। एक नागपाल ब्रदर्स हैं अमरोहा बिजनौर में। जी नहीं, आप नाम तो गिना रहे हैं। मेरा सवाल यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि केंद्र सरकार मंजूर करेगी, केंद्र सरकार ने कोई मंजूरी किसी अवैध खनन होगा, अवैध खनन होगा। अवैध का तो जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया ही नहीं है। उसने साफ तौर पर कहा है कि अवैध खनन तो होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ चुकान होना चाहिए हर जगह पर। लेकिन मैं यहां पर जिम्मेदारी तय करना चाह रहा हूं, जिम्मेदारी पूछना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो केंद्र सरकार को भी कहा, राज्य की सरकारों को भी कहा। अगर केंद्र सरकार की नहीं सुनी जा रही है ऐसे मौके पर, उसकी गाइडलाइंस को नहीं देखा जा रहा है, तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है, साफ तौर पर वो दखल दे सकती है। केंद्र सरकार की किसी को अनुमति नहीं है खनन करने के लिए। वो केवल उच्च न्यायालय का पालन की अनुमति तो है ना केंद्र सरकार पर।
रोकने की अनुमति तो है। जब कोई गलत रास्ते पर चल रहा है उसको रोकने की अनुमति तो उन्होंने प्रदेश सरकार को निर्देश दे रखे हैं कि अवैध खनन ना हो। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने किसी प्रदेश को आदेश ना दिए हो। उन्होंने उच्च न्यायालय के जो न्यायालय ने 10 अगस्त 2013 को आदेश करे थे, उस आदेश का पालन करने के लिए सारे प्रदेशों को दे रखा है कि किसी भी प्रदेश में अवैध खनन ना हो। अब उसके बाद ये अवैध खनन खुद प्रदेश सरकारें करा रही हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे और सरकारें हो। अब जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में कुछ खनन था, इस योजना में मध्य प्रदेश बंद हुआ। उड़ीसा है और कर्नाटक है, केरला है, बिहार है। बिहार में अवैध खनन 90% चल रहा है। हाँ, ये लिस्ट हमारे पास भी है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जहां पर बीजेपी की सरकार है, गौर कीजिएगा। तमिलनाडु में भी ये हो रहा है, उत्तराखंड में भी हो रहा है, केरला में भी हो रहा है, उत्तराखंड में भी हो रहा है। हाँ। ये नाम भी तो गिनवाइए आप। उत्तराखंड में भी हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। जी, लेकिन हो तो रहा है। हम ये कह रहे हैं कि जिम्मेदारी किसकी तय हो, जिम्मेदार है इस चीज के लिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है केंद्र सरकार मंजूर करेगा, केंद्र सरकार कहता है हमने मंजूरी दी ही नहीं साहब, लेकिन फिर भी हो रहा है। अगर घर का मुखिया ही कहे कि मैंने तो जाने की अनुमति दी ही नहीं है, अपने आप ये चले गए, तो उस पर कोई संज्ञान तो लेगा ना। केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकारों को निर्देश दे रखे हैं कि अवैध खनन ना करा जाए। आप मानते हैं कि केंद्र सरकार के आदेशों को नहीं यहाँ पर समझा जा रहा है, नहीं माना जा रहा है। बीजेपी को सिर्फ कुछ चीजें हैं जो उनसे फुर्सत नहीं मिल रही है। वो देश प्रेम का ढोंग रखते हैं। इसमें हमारा देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। उन्हें लव जिहाद, घर वापसी और जय माता की के अलावा कोई नहीं दिखता उन्हें। सिर्फ उन्हें अपनी राजनीति करनी है। देश से वो लोग प्रेम नहीं करते हैं। ये भी हमारे नहीं कर रहा, ये भी हमारे मुद्दा मेरा नहीं है, ये मुद्दा मेरा नहीं है। हमारा देश है, हमारे देश की जो खनन हो रहा है, ये हमारे देश में जो है कहीं ना कहीं स्तर हमारा गिरेगा जब खनन होगा। नहीं, इस बात का जवाब दीजिए ना हसीन साहब, आप भी चर्चा में शामिल हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मेरे बड़े भाई, जब पता है दत्त जी को कि यहाँ खनन हो रहा है, क्यों नहीं आवाज उठाई उन्होंने आज तक? जी, यही सवाल मेरा है, यही सवाल डीएम साहब के पास गए, क्यों नहीं 4 लोग ले जाके उनका घेराव किया? हाँ, वो पेपर में तो बता रहे हैं कि नहीं, वही जिक्र तो हम कर रहे थे ना। ये क्यों नहीं किया उन्होंने? उत्तराखंड क्यों नहीं गए? वही जिक्र तो हम कर रहे थे कि जब राष्ट्रपति शासन लगता है उत्तराखंड में, तो ये फैसले के खिलाफ, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि बस सत्ता के लालच में सियासत करने के लिए चीजें होती हैं। लेकिन जब देश प्रदेश में इस तरह का नुकसान हो रहा हो, राजस्व का नुकसान हो रहा हो, जो आंकड़े मेरे पास हैं, सालाना 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान, 1 लाख करोड़ का कारोबार होता है खनन का, 1 लाख करोड़ का सालाना, और इसका नुकसान हो रहा है, यानी कि अवैध तरीके से, गलत लोगों की जेब में। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूं कि उत्तराखंड सरकार, आप बार बार इस बात को रिपीट करे जा रहे हैं कि भाई सरकार गिराने के लिए आप उच्च न्यायालय में चले जाते हैं। मेरा आपसे कहना ये है, उत्तराखंड में 1 महीना हुआ राष्ट्रपति सरकार में, वहां पर अवैध खनन, इलीगल क्रैशर्स बंद कर दिए गए। कहाँ जाते हैं बीजेपी वाले? बंद कर दिए गए हैं उन लोगों ने। जो है जेसीबी चलती है, तो क्यों हमारी माता की रक्षा क्यों नहीं कर रहे? जी, क्यों नहीं जा रहे कानून को रोकने के लिए? मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, आप इसको गलत तरीके से समझ रहे होंगे और गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। देश की नदियों का सीना चीरा जा रहा है, और देश की नदियां यानी कि केंद्र सरकार के अंडर आती हैं, यह आप बखूबी जानते होंगे। और ऐसे में जब केंद्र सरकार की कोई चीज को नुकसान पहुंच रहा हो और केंद्र सरकार चुप बैठी हो, तब सवाल करना लाजमी हो जाता है। ये तो आप मानते हैं ना? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमति करता हूं, पर ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार इस पे कार्य नहीं कर रही है। तो केंद्र सरकार, नितिन गडकरी जी इसके पीछे लगे हैं, कार्य, नहर सफाई का कार्य चल रहा है, उसके माध्यम से अवैध खनन रोका जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि ये अवैध खनन नहीं रोका। साहब, एक तरफ आप कहते हैं अवैध खनन हो रहा है, एक तरफ आप कहते हैं इसके पीछे गडकरी साहब लगे हुए हैं, इसको रोका जा रहा है। अब सच्चाई क्या है, जरा साफ बताइए। सच्चाई यह है कि प्रदेश सरकारें अवैध खनन कराती हैं, केंद्र सरकार इसको रोकने में लगी हुई है। तो आज तक अवैध खनन रुका क्यों नहीं? आपकी सरकार आए हुए कितना समय हो गया? कितने समय? एक बात बताइए। आपको 60 साल का समय 2 साल में आपको कार्य करके दिखे दें क्या केंद्र सरकार? ठीक है। 60 साल का जितना घपला हुआ है उसको समय तो लगेगा सुधारने में। समय लगेगा, आप ये कहिए तो सही, समय लगेगा। हम काम कर रहे हैं, आप तो साफ तौर पर अपनी जिम्मेदारी से इनकार कर रहे हैं। समय लगेगा अवैध खनन को खत्म करने के लिए। तो केंद्र सरकार बड़े माफिया इसके पीछे लगे हुए हैं। आप मानते हैं कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है? नहीं, केंद्र सरकार की जिम्मेवारी उतनी बनती है कि प्रदेश सरकार उसको सहयोग करे, केंद्र सरकार उसका कार्य करेगी। सपोज करो कि या राज्यों की सरकारें नहीं कर रही हैं, आपने जिक्र किया तमाम राज्यों का, बिहार का जिक्र, आंध्र प्रदेश का जिक्र, मध्य प्रदेश का जिक्र, उत्तराखंड का जिक्र, और यहां तक कि नीचे साउथ भी आप चले गए। जब सरकारें नहीं सहयोग करेंगी तो उस समय क्या कोई एक्शन केंद्र सरकार नहीं लेगी?
नहीं, केंद्र सरकार लेगी, कार्य कर रही है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं इस बात को कि हमारे नितिन गडकरी जी इस चीज के पीछे लगे हुए, अवैध खनन खत्म हो, नदियों की सफाई हो, नदियों के क्षेत्र से जितने भी लगा हुआ क्षेत्र है उस क्षेत्र को सफाई करके अवैध खनन को खत्म करा जाए। मुन्ना सिंह चौहान जी जुड़ रहे हैं दत्त साहब मेरे साथ, उत्तराखंड बीजेपी के प्रवक्ता हैं। चौहान साहब, स्वागत है आपका इंडिया क्राइम में। एक बार फिर से मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूं, अवैध खनन को लेकर बार बार सवाल करता हूं, लेकिन अवैध खनन को लेकर जिम्मेदारी तय करने की बात आ रही है आज। ये पूरे में उत्तराखंड की बात भी कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश की कर रहा हूं, और देश की तमाम नदियों पर जहां जहां अवैध तरीके से खनन हो रहा है, नदियों का सीना चीरा जा रहा है, उनको लेकर आज मैं सवाल कर रहा हूं कि आखिर जो अवैध खनन हो रहा है इसको हम क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? कौन कौन सी सरकारों की जिम्मेदारी बनती है? नहीं, देखिए, जो इलीगल माइनिंग का विषय है उसमें पूरा विषय सर्कल एक रैकेट काम करता है जी। और निश्चित रूप से एक बात तो मोदी ये समझ लीजिए कि पॉलिटिकल संरक्षण के बिना अवैध खनन का काम नहीं होता जी। और उत्तराखंड की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर भी जितना भी माइनिंग, इलीगल माइनिंग का ऑपरेशन था वो पूरी तरीके से मुख्यमंत्री जी के सचिवालय के संरक्षण में चल रहा था। उसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ जी। मैं केवल आरोप के लिए आरोप लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ जी। उसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ जी। यहाँ पर एक सबसे बड़ी नदी जिसमें सर्वाधिक खनन का काम होता है और पूरा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों को वहां से तमाम सारा माइनिंग मिनरल का सप्लाई होती है, उसका नाम है गौला नदी, नैनीताल जिले में आती है जी। और उस गौला नदी में माइनिंग का ऑपरेशन करता है सरकार की अपनी एक कंपनी है जिसे वन विकास निगम कहते हैं, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन है जी। उस फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन का चेयरपर्सन हरीश धामी जी थे, बिल्कुल, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हरीश रावत जी के राइट हैंड मैन थे, जिन्होंने विधानसभा में उनके लिए सीट खाली की थी धारचूला से। हाँ। अब आप ताज्जुब करिए, जरा एक सवाल दे रहा हूँ, मैं किसी से भी ये पूछता हूँ, हमेशा फैक्चुअल बात करनी चाहिए, केवल राजनीतिक कारणों से आरोप लगाने से चीजें ठीक नहीं होती है। जी, मैं भी यही चाहता हूं चौहान साहब कि राजनीतिक आरोपों से चीजों को सही नहीं किया जा सकता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं लोकतंत्र पर आज लूटतंत्र हावी हो रहा है। एक सवाल मेरा यह भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हर कोई जिक्र करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि खनन करने के लिए आपको केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी पड़ेगी। क्या यहां पर जो खनन हो रहा है, चाहे गोला का जिक्र आप कर रहे हैं, चाहे गंगा का जिक्र हम कर रहे हैं, यमुना का जिक्र उत्तर प्रदेश में हो रहा हो, लेकिन क्या मंजूरी के बिना भी धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है, इस पर केंद्र सरकार की तनिक भी जिम्मेदारी नहीं बनती है? देखिए, इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करिए जी कि मान लीजिए 50 हेक्टेयर के लिए, 50 हेक्टेयर में खनन के लिए भारत सरकार की अनुमति दी गई, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट की क्लियरेंस दी गई और उसके बाद उस 50 हेक्टेयर के बाद 500 हेक्टेयर में अवैध खनन कर दिया जी। तो उस मंजूरी का और उस एनवायरमेंटल क्लियरेंस का और जिसे EIA बोलते हैं, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, क्या हम इसको समझे मॉनिटरिंग की कमी वहां पर देखने को मिली? और जब एक बार आपने अलॉट कर दिया, आपने परमिशन दे दी और उसके बाद सरकार, चाहे वो बीजेपी की हो केंद्र में, चाहे वो यूपीए की हो, कांग्रेस की हो या राज्य में किसी की भी हो, अगर उस पर मॉनिटरिंग नहीं होती है तो जो जगह हमने दी है, जगह चाहे वो कितनी दी है, अगर उसमें अवैध खनन बढ़ जाता है और ज्यादा खनन हो जाता है तो जाहिर सी बात है ना, वो किसी ना किसी जिम्मेदार की जिम्मेदारी बनती है। निश्चित रूप से जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया जी। एक बाकायदा सरकार की कंपनी में, प्राइवेट माइनर्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, उसकी तो असीमित है जी। मैंने सरकारी कंपनी की बात करी जिसको कि बाकायदा एक कैबिनेट स्तर का मंत्री हेड कर रहा था जी। हरीश धामी जी, मुख्यमंत्री जी के लिए उन्होंने विधानसभा से, आप समझ सकते हैं मुख्यमंत्री के कितने करीबी होंगे, बिल्कुल, उन्होंने अपनी असेंबली सीट छोड़ी मुख्यमंत्री के लिए जी। उस गौरा नदी के अंदर अभी जब राज्यपाल शासन या राष्ट्रपति शासन जिसे आप कहते हैं जी। तो 12 करोड़ रुपए का इलीगल माइनिंग का जो उन्होंने एनक्रोचमेंट किया ओवर दी अदर एरियाज, 12 करोड़ रुपए का तो जुर्माना सरकारी कंपनी के ऊपर लगा है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि यदि एक पॉलिटिकल चेयरमैन के संरक्षण में, जो मुख्यमंत्री के नजदीक होने के नाते, यदि 12 करोड़ रुपए की पेनाल्टी, मैं समझ रहा हूं और सवाल मेरा इसी को लेकर है कि आज अवैध खनन, मैं मानता हूं कि जो खनन है वो 90% अवैध है। बीजेपी के नेता, आप ही की पार्टी के नेता मेरे साथ अमरदत्त जी बैठे हैं, वो कहते हैं साहब आज जो अवैध खनन 100% जो हो गया है वो अवैध ही खनन हो रहा है पूरा का पूरा। लेकिन केंद्र सरकार की जिम्मेदारी को लेकर मैं चौहान साहब एक तीखा सवाल आपसे कर रहा हूं,
जिस बात का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं कि अलॉटमेंट हो जाता है, अवैध खनन हो जाता है, केंद्र सरकार की मंजूरी उसमें होती है, क्या केंद्र सरकार मंजूरी देने तक ही होता है? उस पर मॉनिटरिंग नहीं होती है केंद्र सरकार की तरफ से कि मैंने कितना दिया, इन्होंने कितना खोदा? आप थोड़ा सा मुझे उत्तर देने का पूरा समय देंगे जी। देखिए, ये बहुत टेक्निकल विषय है, केंद्र सरकार की लिमिटेशन है जी। जो इसके अंदर एनफोर्समेंट का जितना काम है जी। और जैसा आप समझते हैं फेडरल स्ट्रक्चर में एक मजबूरी है संघीय ढांचे में जी। कि एनफोर्समेंट की जितनी एजेंसी है इन तमाम सारे कामों में स्टेट के अख्तियार में है, उसमें स्टेट का जुरिडिक्शन। हाँ ये जरूर है, केंद्र सरकार को यदि एनईए को, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट को कोई रिपोर्ट करेगा या एनजीटी को कोई रिपोर्ट करेगा तो एनजीटी ने भी कई मामलों में संज्ञान लिया और कई मामलों में एक्शन भी लिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही एनजीटी ने भी दोहराया चौहान साहब, यही वो भी मानती है जो सुप्रीम कोर्ट कहता है। फॉरेस्ट ने कई मामलों में जो परमिशन थी उसको विड्रॉ भी किया है। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट है उसने कई मामलों में परमिशन को विड्रॉ भी किया है। लेकिन जहां तक पेनलाइज करने का सवाल है या जहां तक इलीगल माइनिंग ऑपरेशन चलाने का सवाल है तो निश्चित रूप से एनफोर्समेंट की जिम्मेदारी तो राज्य सरकार के ऊपर आती है। राज्य सरकार को ही उसमें सुनिश्चित करना है कि उसका क्रियान्वयन किस प्रकार से हो। लेकिन राज्य सरकार ने, जैसा मैंने कहा कि बीच सर्कल है, पूरा एक रैकेट काम करता है, गिरोह बंद हो जाते हैं, गैंगअप हो जाते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप एंड बाकी वो सब इलीगल माइनिंग करने वाला जो माफिया है जी। तो फिर अल्टीमेटली क्या हो जाता है कि जो एनफोर्समेंट एजेंसी है, देखिए यही अधिकारी कर्मचारी थे जब हरीश रावत जी की सरकार थी, यही अधिकारी कर्मचारी थे जो सरकार कर रहे थे, एनफोर्समेंट नहीं कर पा रहे थे जी। पॉलिटिकल संरक्षण हटा, राष्ट्रपति शासन आया, यही अधिकारी कर्मचारी है जिन्होंने 15 दिन के अंदर 150 करोड़ के करीब का रेवेन्यू पेनाल्टी, फाइन्स और सीजर के रूप में कलेक्ट करने का काम किया। अभी चौहान साहब इनडायरेक्टली तो अभी केंद्र सरकार ये करवा रही है ना? हाँ निश्चित रूप से। तो यही सवाल चौहान साहब आपसे है मेरा कि जब अभी केंद्र सरकार ये करवा रही है तो उस दौरान क्यों नहीं सरकार जब कांग्रेस की थी दखल दिया केंद्र सरकार ने? अवैध खनन हो रहा है। देखिए केंद्र सरकार का इस समय आपने कहा यहाँ पर राष्ट्रपति शासन, उसको आप अदर वर्ड्स में सेंट्रल रूल भी कह सकते हैं। बिल्कुल, सेंट्रल रूल के दौरान निश्चित रूप से केंद्र सरकार का दखल और उसका जो ज्यूरिडिक्शन है वो एक्सटेंड हो जाता है उस राज्य में जहाँ सेंट्रल रूल है जी। अभी एडवाइजर्स उसके कहने पर यहाँ पर अपॉइंट हुए, फलाना हुआ है, जो पॉलिटिकल संरक्षण था इन तमाम सारे एलिमेंट को हटा दिया गया है। लेकिन यदि यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट को, उसमें आपको मालूम है कि केंद्र सरकार का दखल नहीं रहता। समय का अभाव मेरे पास है, एक छोटा सा सवाल और अंतिम सवाल। मैं चाहता हूं कि इस देश की नदियों का सीना न चीरा जाए, गंगा यमुना की जो तहजीब है उसका उदाहरण लंबे दौर तक दिया जाए, पानी नदियों में बना रहे, इसके लिए क्या जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? किसे जिम्मेदारी को संभालना चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकारें हों चाहे वो राज्य की सरकारें हों? किस तरीके से हम अवैध खनन पर लगाम लगा सकते हैं? निश्चित रूप से उसमें जिम्मेदारी तय भी होनी चाहिए और कहीं ना कहीं एक बहुत सख्त मॉनिटरिंग की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं एक जिसे कहना चाहिए, मुझे तो लगता है कि उत्तराखंड जैसे राज्य में इकोलॉजिकली बहुत ही सेंसिटिव जोन है। बिल्कुल देखा था 2013 में कहते हैं। मुझे तो लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं समय आ गया कि किसी रेगुलेटर की जरूरत है जो खनन के मामले में तमाम सारी चीजों पे ध्यान रखें और जहां पर भी कहीं उसका वायलेशन होता है वहां तक कार्रवाई होनी चाहिए। चौहान साहब बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अहम राय रखने के लिए। बीजेपी के प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान देहरादून से मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे और साफ तौर पर उनका कहना है कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। दुदंस उत्तराखंड ने प्राकृतिक आपदा का झेला है, किसी ने देखा था 2013 में जब वो पल्ले आई थी और उस दौरान अवैध खनन को भी जिम्मेदार माना गया था क्योंकि नदियों के किनारे अवैध निर्माण किया गया था, अवैध खनन नदियों का किया गया था और उसी के चलते तमाम नुकसान हुआ था। अंतिम प्रतिक्रिया मेरे साथ जो नेता यहां पर जुड़े हुए हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, नुमाइंदे, उनसे ले लेते हैं कि आखिर अवैध खनन को रोकने के लिए किस तरह की नीतियां बनानी होंगी, कैसे इन नदियों को बचाया जा सकता है। उमर दत्त साहब, आप बीजेपी से हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, क्या कुछ ऐसा किया जाए कि इस देश की नदियां बची रहें? मेरा कहना यह है कि जितनी भी प्रदेश सरकारें हैं उन प्रदेश सरकारों में जहां भी अवैध खनन हो रहा है जी, वो शिकायत करें, शिकायत करके ये रोकी जाए। जो ये रैकेट्स और जो ये गैंग चल रहे हैं, सरकारें शिकायत किससे करें साहब?
केंद्र से करें, सुप्रीम कोर्ट से करें शिकायतें। जब इनसे अब जब घर में ही चोर बैठा हो तो शिकायत कैसे करेगा? ये भी तो लाजमी बात है ना, इसको भी तो समझना पड़ेगा दर साहब। वो क्यों शिकायत करेगा? जब आप एक तरफ कह रहे हैं वही लोग ये करवा रहे हैं, वो क्यों शिकायत करेंगे? इसमें तो जबरदस्ती आपको घुसना पड़ेगा ना। नहीं, जबरदस्ती घुसा नहीं जाता है, वो तो केंद्र सरकार ये एक मॉनिटरिंग कर सकती है, केवल मॉनिटरिंग कर सकती है। और मॉनिटरिंग तो कीजिए, कम से कम नदियां बच सकती हैं। मॉनिटरिंग करी ना नूर साहब, 30 दिन आपके पास आ रहा हूं। 30 दिन आपको मिले उत्तराखंड में, 30 दिन के अंदर आपने कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया है ये आप देख लीजिए। मॉनिटरिंग ही तो है ये केंद्र सरकार। बिल्कुल, अब मॉनिटरिंग है ना साहब। जब राष्ट्रपति शासन लगा है और समय भी कीजिएगा तो नदियां बच सकती हैं। नूर साहब, अंतिम प्रतिक्रिया, 2017 में चुनाव भी है और उससे पहले आपको भी टिकट बांटने होंगे और इस दौरान मुद्दे भी आपको उछालने होंगे। क्या बीएसपी अवैध खनन का मुद्दा उठाएगी? नूर साहब। हाँ, बिल्कुल उठाएगी, और जो अवैध खनन हो रहा है उसके प्रति कार्रवाई भी करेगी, कानूनी कार्रवाई भी करेगी। और मैं समझता हूं अगर पब्लिक चाहे तो ये अवैध खनन भी रुक सकता है, लेकिन पब्लिक भी नहीं चाह रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है अगर पब्लिक इकट्ठा हो गया, एकजुट होकर पब्लिक सामना करे इन लोगों का, अवैध खनन वालों का, तो खनन तो हम कह अवैध रहे हैं, खनन रुक सकता है। लोकतंत्र हावी हो रहा है। हसीन साहब, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया क्या होगी इस पर? किस तरीके से इस देश की नदियों को हम बचा सकते हैं? 10 साहब, नूर साहब, माफी चाहता हूं, समय मेरे पास कम है। हसीन साहब, एक हसीन साहब, लोग हैं ये हाँ, मिलके खनन कर रहे हैं जी। आम जनता का बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने बताया आपको, पहले भी लोग मारे गए हैं इसमें, बिल्कुल मारे गए हैं। मेरे पास हैं खनन माफिया का विरोध करने पर 12 में 2 किसानों की हत्या, झांसी में खनन पर वर्चस्व के लिए खूनी झड़प, 5 मरे। फतेहपुर में खनन माफिया ने यमुना पर पुल बनाकर धारा को रोकी और उस दौरान विरोध किया गया, उन पर लाठियां भाजी गई। इनकी सभी पार्टियों की हिस्सेदारी में है, बड़ा मुश्किल है इसको। ये बहुत बड़ा देश का हमारा एक मुद्दा है, इसे बड़े लेवल पर आप लोगों को मीडिया के थ्रू लेके जाना चाहिए और ये खनन बंद होना चाहिए। इसमें हम जैसे सामाजिक लोगों को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, हम लोग आगे बात करेंगे और इसे बहुत सीरियस लेना चाहिए। सीरियस लेना चाहिए। आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चौहान साहब, आपका भी देहरादून से मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा में भाग लेने के लिए। अवैध खनन को लेकर जिस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, जिम्मेदारों के कंधों पर जिम्मेदारी होती है, वही जिम्मेदार अवैध खनन को पनाह दे रहे होते हैं। अवैध माफिया, जो माफिया होता है खनन करने वाला, उन्हें यहां पर पनाह दी जाती है, संरक्षण दी जाती है और उसी के बूते पर अवैध खनन इस देश में हो रहा है। इस देश की नदियां, गंगा हो, यमुना हो, नर्मदा हो, तमाम नदियों का सीना चीरा जा रहा है। आवाज नहीं उठती। सुप्रीम कोर्ट जरूर कहता है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई करेगा कौन? केंद्र सरकार करेगी, राज्य सरकार करेगी, लेकिन कार्रवाई होती हुई कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इंडिया क्राइम लगातार अवैध खनन को लेकर अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा, लेकिन इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।